बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ओडोगोनियम से संबंधित उसकी वर्गीकरण, उसकी संरचना और उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इसमें इसकी वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो इसमें कोशिका विभाजन होता है उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं इसमें जनन के। ओडोगोनियम में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों विधियों से होता है। कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्घटनावश कोई तंतु छोटे खंडों में टूट जाए तो प्रत्येक खंड एक पूर्ण पादप की तरह व्यवहार करता है और विशेषतः बहते हुए पानी में विखंडन ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो है अलैंगिक जनन। देखिए, पहला तरीका है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु से नाम से परिचित हो गए हैं कि ये कशाभिकाएं पाई जाती हैं और ये मूविंग करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये गति करता है। चल बीजाणु एक कोशिका में एक और अधिकांशतः नई बनी कैप सेल्स में बनते हैं। जो बिल्कुल नई बनी आच्छादित कोशिकाएं होती हैं उनमें चल बीजाणु बनते हैं और कुछ ही कोशिकाएं चल बीजाणु बनाती हैं। मतलब ओडोगोनियम की सारी कोशिकाएं चल बीजाणु नहीं बनाती। अब इनका बनना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से प्रेरित होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो चल बीजाणु बनते हैं। इनके बनते समय कोशिका की अंतर्वस्तुएं सिकुड़ जाती हैं और जीव द्रव्य एक किनारे पर आ जाता है और उसमें वहाँ ब्लिफेरोब्लास्ट यानी कणिकाओं की एक पंक्ति बनती है और इन ब्लिफेरोब्लास्ट से कशाभिकाएं बनती है। इस प्रकार से एक बड़ा एक केंद्र की बहुकशाभिकी चल बीजाणु बनता है जिसमें कशाभिकाओं की एक उपात सब टर्मिनल वलय किनारे पर पाई जाती है। इस प्रकार की बहुकशाभिकी स्थिति को स्टेफेनोकॉन्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय छोटी संरचना होती है, उसमें दो कशाभिकाएं होती हैं। यदि उसमें बड़ी कोशिका है वो और उसमें कशाभिकाओं की बहुत सारी पंक्ति है किनारे पर, तो ऐसी बहुकशाभिकी स्थिति को स्टेफेनोकॉन्टी कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है। शीर्ष आच्छादित के क्षेत्र में पार्श्व भित्तियां टूट जाती हैं और एक सूक्ष्म पुटिका से घिरा हुआ चल बीजाणु मुक्त होता है। देखिए आप इसमें ये सी जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि जूस्पोर्स पुटिका के रूप में मुक्त हो रहा है। इसके बाद में ये पुटिका लगभग जल्दी ही विलुप्त हो जाती है और चल बीजाणु 1 घंटे तक स्वार्म वृंदन करता है, यानी तैरता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करता है और इस दौरान वो ऐसा स्थान खोजता है जहाँ अनुकूलतम जल उसके लिए वातावरण हो, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। तो देखिए फिर ये रंगहीन अग्रभाग द्वारा अपने आप को एक उपयुक्त अधस्तर से चिपका लेता है और इसी समय इसका अंकुरण होता है। आप देखिए ये यहाँ पर जो स्पोर है, फ्लैजिला यहाँ पर गायब हो चुकी हैं। होल्ड फास्ट यानी आधार कोशिका से ये चिपक गया है और धीरे धीरे इसमें अब विभाजन आरंभ होगा। किस प्रकार से विभाजन होता है देखिए इसमें दिखा दें। अंकुरण के समय चिपके हुए भाग से यानी होल्ड फास्ट बनता है जो सपाट या पालित होता है। अब इसमें जो विभाजन होता है, मैंने आपको बताया था ओडोगोनियम में जो वृद्धि, जो समसूत्री विभाजन द्वारा जो वृद्धि होती है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, ठीक उसी प्रकार चल बीजाणुओं में भी वृद्धि होती है और एक नया ओडोगोनियम पादप बन जाता है। हम दूसरे तरीके की बात करते हैं निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा, यानी काइनेट्स के द्वारा। प्रतिकूल अवस्थाओं में निश्चेष्ट बीजाणु बन सकते हैं। एक कोशिका से केवल एक निश्चेष्ट बीजाणु ही बनता है, पर या तो एकल कोशिका से बनता है या लगातार कई कोशिकाओं में श्रृंखलागत रूप से 10 से 40 निश्चेष्ट बीजाणु बन जाते हैं। निश्चेष्ट का मतलब हुआ कि ये इनमें सबसे बड़ी बात, इनमें कोशाभिकाएं नहीं होंगी, इनमें मोटी कोशिका भित्ति पाई जाएगी ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने लायक इसमें क्षमता रहे। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ये निश्चेष्ट बीजाणु वापस अंकुरित हो जाता है। अब इसमें एक तो मोटी भित्ति मैंने आपको बताया है, एक इसमें स्टार्च का संग्रहण होता है, दूसरा ये रक्ताभ नारंगी तेल से भरपूर होते हैं जो इसके लिए पोषक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। मैंने आपको बताया ये सीधे नए तंतु में अंकुरित होते हैं जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब। तो इस प्रकार से ओडोगोनियम में 2 तरीके से विभाजन होता है और अलैंगिक जनन होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। देखिए ये प्रगत एडवांस्ड ऊगेमस प्रकार का होता है, यानी पुंधानी का निर्माण होगा, स्त्रीधानी का निर्माण होगा। अब वो किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका पहले लैंगिक जनन होता किस अवस्थाओं में, लैंगिक अंगों का परिवर्तन क्षारीय पीएच तथा नाइट्रोजन की न्यूनता से प्रेरित होता है। नरतंतु के परिमाप के आधार पर ओडोगोनियम जातियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, पुंदीर्घी रूप और पुंवामनीय रूप।
मैक्रेंड्रस फॉर्म और नैनेंड्रस फॉर्म, ये दो फॉर्म है, हमें इनको पढ़ना होगा। पहले हम पुंदीर्घीय रूप के बारे में पढ़ेंगे। इन रूपों अथवा जातियों में पुंधानियों का परिवर्तन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पुंदीर्घीय जातियां द्विलिंगाश्रयी जैसे उडोगोनियम फ्रेजाइल, उडोगोनियम नोडलोसम, अथवा एक लिंगाश्रयी जैसे उडोगोनियम क्रैसम, उडोगोनियम एक्विटिकम हो सकती हैं। द्विलिंगाश्रयी जातियों में पुंधानियां तथा अंडाधानियों एक ही तंतु पर बनती है। अब हम बात करते हैं पुंवानीय रूप की। इसमें डिफरेंस क्या है ये देखिएगा आप। इन रूपों या जातियों में पुंधानियां सदैव अत्यंत वामन या बोने तंतुओं पर बनती हैं। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि पुंदीर्घी अवस्था मतलब सामान्य आकार के तंतुओं में, और पुंवानीय मतलब ड्वार्फ तंतुओं में, बोने तंतुओं में बनते हैं ये पुंधानियां, जबकि अंडधानियां सामान्य आकार के तंतुओं में बनती है। इस प्रकार पुंवानीय रूप आवश्यक रूप से एक लिंगाश्रयी, विषम रूपी अथवा द्विरूपी तथा विषम थैलेसी होते हैं। वामन नर तंतुओं का जन्म विशेष प्रकार के गतिशील बीजाणुओं, जिन्हें पुम बीजाणुओं एंड्रोस्पोर्स कहते हैं, से होता है। वामन नर तंतु केवल 4-5 कोशिकाओं का बना होता है, जिसके आधारी वृंत ऊपर की शेष 3-4 कोशिकाएं पुंधानी कोशिकाओं के रूप में काम करती हैं। अब हम जननांगों के परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पुंधानी तथा अंडधानी क्रमशः नर व स्त्री जननांग है। उडोगोनियम में पुंधानियों का परिवर्तन अन्य शैवालों से भिन्न 2 अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर होता है, जो मैंने आपको बताया, पुंदीर्घी और पुंवामन तंतुओं पर। दोनों प्रकार के तंतुओं पर पुंधानियों के प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। अब इसको बारे में हम पूरा डिटेल अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से पुंधानी का प्रवर्धन होता है और किस प्रकार से इस अंडधानी का परिवर्धन होता है।